हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बायोडाइवर्सिटी के पहले क्लासेस में पढ़ा था 1 2 3 4 में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कैसी होती है, इसके कितने सेंटर हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोलॉजिकल और स्पॉट्स क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, अल्फा बीटा गामा, कंपोनेंट्स क्या है, जेनेटिक है, इकोलॉजिकल है या स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ा था, एक्सिटू और इंसिटू। एक्सिटू के टाइप पढ़े थे, जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, जू, सीड बैंक, लेबोरेटरी, एग्रीकल्चर, फील्ड स्टेशन। ऐसे इंस्टीट्यूट के टाइप पढ़े थे कंजर्वेशन के, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, वेटलैंड एरिया, ऑर्किडियम, सेक्रेड ग्रुप्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसके बाद हम आते हैं रीजन्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन के हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है ये बहुत बड़ा इस समय प्रॉब्लम है वर्ल्ड पे। जैसे कि अभी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के जंगलों पे आग लग गई थी और लगभग ये माना गया था कि 1 करोड़ के आसपास जो जीव जंतु हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस था। हो सकता है कि इसमें से कई सारी स्पीसीजें एंडेमिक हों, कई सारी स्पीसीजें जो हों बहुत रेयर हों, तो वो सारी की सारी उसमें नष्ट हो गई हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट रीजन है हमारा, जो इसके रीजन से बायोडाइवर्सिटी लॉस के, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मीन्स है कि लॉस ऑफ दैट एरिया। अब उसके रीजन से बहुत सारे हो सकते हैं हैबिटेट लॉस के। फ्लड हो सकता है, रेन हो सकता है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सकता है, रोड कटिंग्स हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर्स है, एक तो इंडिया पे मानसून की सीज़न में जब बारिश आती है खूब सारी, एक रीज़न तो वो होता है। फ्लड जब आता है, बाढ़ खूब आती है, तो वो अपने साथ पूरी एरिया को कट करते हुए ले जाती है, नदी के आसपास वाली एरिया को, और हर बार नदी जो होती है अपना रूट डाइवर्ट कर देती है। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। अब प्रॉब्लम क्या है, देश को डेवलप होना है तो इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलप होना ज़रूरी है। बट क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को जो बिना किसी सोच समझ के डेवलप किया जा रहा है, और ऐसी जगह पे डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे फर्टाइल लैंड है। जबकि पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे नॉन फर्टाइल लैंड हो, जो लैंड एग्रीकल्चर के लायक नहीं, ऐसी जगह पे इंडस्ट्री डेवलप हो तो हमारा जो फर्टाइल लैंड है वो बच जाएगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। रूरल एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्बन एरिया बड़ी बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े रोड के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, भारतमाला है, ऑल वेदर है, ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो रोड कटिंग की वजह से बहुत बड़ा हैबिटेट लॉस हो रहा है, और साथ में जो दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की उससे हो रहा है। और फ्लड का तो अपना रूल कंटिन्यूस चल ही रहा है। अब आता है नंबर 2, रिसोर्स मैनेजमेंट। इतना ज़्यादा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है तो हम इसको रिसोर्स को मैनेजमेंट कैसे करें। तो हम ये कर सकते हैं कि सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली अप्लाई करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट पे हम ध्यान दे सकते हैं। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जोन है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसको हम टूरिज्म के लिए खोलें, लेकिन वहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर हो, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन हो। और उसके बाद हम इससे अपनी एक तो बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट कर सकते हैं, और साथ में मनी भी अर्न कर सकते हैं। थर्ड है पोचिंग। पोचिंग मीन्स की शिकार। तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक फैक्टर एनिमल्स और प्लांट्स में है, वो उनके जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं। एनिमल के केस में देखें तो बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे राइनोसोर्स है, टाइगर्स है, डियर है, एलिफेंट है। इनके जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, इनके लिए जो पोचर्स होते हैं, पोचिंग करते हैं, इनका शिकार करते हैं, हंटिंग होती है, तो बहुत इलीगल तरीके से ये किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, कस्तूरी मृग की कस्तूरी के लिए है। ऐसे ही प्लांट के केस में जो मेडिसिनल प्लांट हैं, हिमालयन रीजन में बहुत एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन होता है उनका। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो जड़ से ही ख़त्म हो जाते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि हिमालय रीजन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका, जिसको हम कहते हैं यारसा गुम्बा या कीड़ा घास। तो इसमें क्या होता है कि ये आफ्टर द जब स्नोई सीजन ख़त्म होने वाला था है, या स्नो मेल्ट होने लगती है फरवरी मार्च में, उस समय ये बाहर आते हैं, और इस समय बहुत इसका इलीगल क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके बाद आ रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में जो होता है, ग्लेशियल मेल्टिंग है एक रीजन, एक है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लेशियल मेल्टिंग मीन्स कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वो बाढ़ के रूप में नीचे आएंगे और वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको नुकसान पहुँचाएंगे। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लो टेम्परेचर पर रहने वाली चीज़ें जो है उनका लॉस हो रहा है हमें। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैसे बहुत सारी गैसें जिम्मेदार होती हैं, CO2 है, CO है, CFC है, तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं।
इसके बाद आता है नीड इन बायोलॉजिकल अमेंडमेंट लॉ। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लॉ है, इनको भी हमको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना होगा। इसके बाद है एक्जोटिक वेजिटेशन। एक्जोटिक वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो कि बाहर से आई होती है और उस एरिया पे डेवलप हो जाती है। तो जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा है, यूपेटोरियम है, पार्थेनियम है, तो बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी, और लैंटाना है। तो ये जो है एक्जोटिक वेजिटेशन थी, ये हमारे नेचुरल क्लाइमेट में इसने सर्वाइव किया और ये एज ए वीट इसने काम करना शुरू किया और हमारी ही वेजिटेशन को, नेचुरल वेजिटेशन को उस एरिया की ख़त्म करना शुरू किया और अपने को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस यूज ऑफ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स का भी एक हद से हम ज़्यादा यूज करेंगे तो वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस ही करेगी और कुछ समय के बाद वो नष्ट होने के कगार पे आ जाएगी या बहुत कम हो जाएगी उसकी संख्या। उसके बाद है डिजीजेज इन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट में कई तरह की जैसे बैक्टीरियल वायरल डिजीज आती हैं जो एपिडेमिक या पेंडेमिक का रूप ले लेती हैं, तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले आलूओं पे कई तरह के रोग हुए थे और इस समय हम देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना, ये वायरस का ही डिजीज है जो एनिमल में बहुत बड़ा फैक्टर कर रहा है और लाखों की संख्या में लोग इससे इफेक्टेड हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं ये भी क्या है, जो है कई तरह के रिसोर्सेज को ख़त्म करने में काम कर रहे हैं। तो डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल का ही ये भी एक एग्जांपल है। इसके बाद है कॉम्पिटिटिव स्पीसीज एंट्री। तो जब कोई स्पीसीज किसी एरिया में इंटर करती है, जैसे मैंने अभी एक्जोटिक वेजिटेशन बताया था, जैसे पार्थेनियम है, यूपेटोरियम है या लैंटाना है, वो किसी एरिया में करती है तो इनके बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है और इसमें लगता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो जिसके अंदर ऐसे पैथोजन होते हैं जो या इनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे की ग्रोथ को चेक करते हैं। तो जो वीड्स का जो फॉर्म होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होती है उसको ख़त्म करते जाती है। इसके बाद हम आएंगे बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो हो रहा है लेकिन बायोडाइवर्सिटी से हमें फ़ायदा क्या है। तो इसके जो फ़ायदे हैं, पहले में इसमें फूड एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। तो जो फूड होते हैं, तरह तरह के जो फूड मिलते हैं हमको, वो सब बायोडाइवर्सिटी का ही एक तरीका है। अलग अलग तरीके के बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए हम अलग अलग तरह का फूड खा पा रहे हैं। वीट है, राइस है, मेज है, सेरेल्स हैं, मिलेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब के हैं अलग अलग वेराइटी। दूसरे में है फाइबर। अब जैसे फाइबर है तो फाइबर के एग्जांपल हैं कॉटन है, जूट है, हेम्प है, जिनसे तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो या कोकोस है, ये सारे फाइबर के एग्जांपल हैं। ये भी सब बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है और अलग अलग वेराइटी है। इसके बाद आ रहा है शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। जैसे शुगर प्रोड्यूसिंग जो प्लांट होते हैं, शुगर बीट है या डेट पाम है, ये चीज़ें हैं, या सेकेरम है और शुगर केन। इसके बाद है यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट, मीन्स की तरह तरह के मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, उनकी जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग दवाइयों में यूज होते हैं, जैसे सिंकोना है या अश्वगंधा है या सर्पगंधा है। तो तरह तरह की डिजीज़ों में तरह तरह के प्लांट काम आते हैं। स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स हैं, तो इसमें कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जिंजर आ जाता है आपका, ऐसे ही आपका टर्मेरिक आ जाता है या आपका कुमिन आ जाता है, अजवाइन आ जाता है, लौंग आ जाता है। तो तरह तरह की चीज़ें आने लगती हैं। मेडिसिनल प्लांट, तो हर प्लांट ही मेडिसिनल होता है लेकिन कुछ प्लांट्स ज़्यादा मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि तुलसी है या हमारा तुलसी है या अश्वगंधा है या सर्पगंधा है, या हम देख रहे थे कि सिंकोना है, या हम देख रहे हैं ये जिसको हम हत्ता जड़ी कहते हैं, या यारसा गुम्बा है। तो तरह तरह की हैं, तो इनके तरह तरह जगह पे तरह तरह के प्लांट के यूज होते हैं। इसके बाद आ रहा है ड्रग्स। ड्रग्स में भी यही मेडिसिनल प्लांट होते हैं, इनके अंदर इस तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं जिससे तरह तरह के ड्रग्स बनाए जाते हैं और नई नई जो मेडिसिन है वो डेवलप की जाती है। फिर है रिलीजियस प्लांट। वो प्लांट जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, अलग अलग संस्कारों पे यूज़ होते हैं। जैसे पीपल है, बरगद है, हल्दी है, हमारा केला है। तो कई तरह के प्लांट होते हैं जिनके अलग अलग यूज़ होते हैं। उसके बाद है कल्चरल वैल्यू। तो ये पोएट्स को इंस्पायर करते हैं। तरह तरह के नेचुरल जो पोएम, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, नेचर पोएट्री कहा जाता है। तो कई पोएट्स जो होते हैं पेड़ों के नीचे एकांत होता है, इस जगह पे ही अपनी पोएम कंपोज करते हैं। तो ये तरह तरह से लोगों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन में, जैसे विलो का प्लांट है, तूना का प्लांट है, ये अलग, इनसे बेस्ट क्वालिटी के टिम्बर से बनाए जाते हैं। ऐसे एवेन्यू या स्ट्रीट प्लांट जो होते हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज होते हैं, शेड प्रोवाइड करने में यूज होते हैं, ये होते हैं। तो हम इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है
इसमें इसका हमें बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे कि IUCN ने भी बोला था कि लगभग 8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो वर्ल्ड पे हैं, इसमें से 1 मिलियन जो है एक्सटिंक्ट स्टेज पे हैं। इसके लिए IUCN रेड डाटा बुक पब्लिश करता है और इसमें ये बताता है कि कौन सी स्पीसीज किस स्टेज पे पहुंची है, कौन सी स्पीसीज ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी बहुत कम है, कौन सी जो है एक्सटिंक्ट होने की स्टेज में है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेनिफिट्स एनालिसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम एनालाइज कैसे करें।